ओके, चलिए सेंटर ऑफ मास में हम सी फ्रेम वगैरह सब कुछ करने के बाद पहुंचते हैं कॉलिजन पे। ठीक है, तो कॉलिजन देखिए, कॉलिजन्स, ठीक है ना। मुझे स्टडी करना है दो ऑब्जेक्ट्स की कॉलिजन को, ठीक है ना। मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स की कॉलिजन हम इतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास इतने ज्यादा शार्प टूल्स नहीं होते, मतलब फॉर्मूले या इक्वेशंस नहीं है ताकि हम तीन बॉडी की एक पॉइंट पे कॉलिजन को एनालाइज कर पाए। ठीक, तो देखिए कॉलिजन क्या होती है। कॉलिजन एक इवेंट है, कॉलिजन इज एन इवेंट। जैसे शादी इवेंट होती है, उसी तरीके से कॉलिजन भी एक इवेंट है। कौन सी इवेंट? व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू ऑक्यूपाई सेम स्पेस। जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक सिंगल स्पेस, एक पॉइंट या एक स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं, तो उनमें कोलिजन होती है। इसी इवेंट को कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अब कोलिजन अगर प्रैक्टिकली देखी जाए, ठीक है ना, प्रैक्टिकली और आइडियली, इन आइडियल सिचुएशन, ठीक है ना। अगर कोलिजन को हम प्रैक्टिकली देखें तो ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज डिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। और जो बॉडी डिफॉर्म हो गई, ठीक है ना, उसका सेंटर ऑफ मास भी बदल जाता है। और अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बदल गया तो उस पर जो रूल्स पहले अप्लाई हो रहे थे, वो रूल्स अप्लाई होने के बाद अब कुछ और रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोलिजन्स को शेप की हेल्प से पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब शेप तो बिल्कुल डिफॉर्म हो गई, नई बॉडी, कोलिजन के बाद जो बॉडी आपको मिलेगी उसकी शेप कुछ और होगी, उस पर रूल्स कुछ अलग लगेंगे, सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी कोलिजन। दूसरी चीज, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब बॉडीज में कोलिजन होता है तो वो एक दूसरे पर रगड़ती हैं। जब एक दूसरे पर रगड़ती है तो फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगने से क्या होगा? फ्रिक्शन लगने से हीट जनरेट होगी, यानी कि एनर्जी लूज होगी, यानी कि कोलिजन ऐसी हो जाएगी जिसमें एनर्जी लूज हो गई प्रैक्टिकली, ठीक है ना। दूसरी चीज, साउंड की फॉर्म में एनर्जी चली जाएगी, लाइट की फॉर्म में एनर्जी चली जाएगी। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से प्रैक्टिकली हम कोलिजन को पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर कोई चीज मूविंग है तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना, या किसी चीज की अगर हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका मोशन जो है ना उसको इग्नोर करना जरूरी है। अगर आप पोजीशन फाइंड आउट करोगे तो मूविंग नहीं मान सकते, मूविंग मानोगे तो पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रैक्टिकली सिचुएशन को एनालाइज करना इन केस ऑफ कोलिजन इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को कोलिजन को कन्वर्ट करना पड़ता है प्रैक्टिकल से आइडियल सिचुएशन में, यानी कि मैं कोलिजन को तभी तो पढ़ पाऊंगा जब उस पर मैं रूल अप्लाई कर पाऊं, और रूल उस पर तब अप्लाई होंगे जब बिल्कुल कोलिजन एक आइडियल सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, कि बॉडी डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, बॉडी अपनी पुरानी शेप में आनी चाहिए, ठीक। फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है ना। हीट की फॉर्म में या किसी फॉर्म में एनर्जी वेस्ट ना हो, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी काइनेटिक एनर्जी चली गई है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, अब कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम कोलिजन को आइडियल सिचुएशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसको पढ़ लेंगे। अब कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे हमें, कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे जो कि ये काम हमारा कर सकते हैं। इन एजम्पशंस को लेने के बाद कोलिजन को प्रैक्टिकल सिचुएशन से आइडियल सिचुएशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब हम आइडियल सिचुएशन पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल भी हमें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा, समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि जब चीज का आइडियल बिहेवियर हमें पता होता है तो जो डेविएटेड बिहेवियर है उसके बारे में भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज आइडियल से इतनी बुरी है या इतनी बेकार है, इतनी अच्छी है या इतनी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे कोलिजन को एक आइडियल सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ एजम्पशन है जिनको लेने से कोलिजन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। वो एजम्पशन क्या क्या है देखिए, मैं बता देता हूं आपको जो जो क्या क्या एजम्पशन है वो, ठीक है ना। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि ड्यूरिंग कोलिजन नो एक्सटर्नल इंपल्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन नो एक्सटर्नल इंपल्स is acting on the system। अब इस एजम्पशन को लेने से हमें क्या फायदा होगा? देखिए, जब कोलिजन हो रही है, अगर उसी वक्त कोई दूसरी चीज आके हैमरिंग कर रहे हैं हम या कुछ भी कर रहे हैं, दो बॉडीज में कोलिजन हो रही है, इसमें और इसमें मान लीजिए कोलिजन हो रही है, जिस वक्त कोलिजन होनी है उसी वक्त हम इसको भी हिट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उस टाइम सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा इंपल्स ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मोमेंटम ऐड हो जाएगी। तो मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। इसलिए कोलिजन को साफ सुथरा रखना है। दैट मीन्स ड्यूरिंग कोलिजन कोई एक्सटर्नल हरकत नहीं होनी है, कोई एक्सटर्नल एजेंट या कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं आना है, ठीक है ना। ये चीज क्या करेगी, सो दैट इससे क्या होगा, इस फर्स्ट इससे क्या क्या इस एजम्पशन में क्या फायदा होगा, हमें इजी हो जाएगा मोमेंटम बैलेंस करना, ठीक है ना। तो दिस विल हेल्प इन मोमेंटम बैलेंस, मोमेंटम बैलेंस, क्लियर। अब नेक्स्ट एजम्पशन इज नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, no friction is acting during collision। कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो करने से क्या होगा, नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इस समय एनर्जी बैलेंस मिल जाएगा। यानी कि वो कोलिजन जिसमें फ्रिक्शन नहीं है उसमें हम एनर्जी बैलेंस इजीली कर सकते हैं। तो बिल्कुल और साफ सुथरी हो गई और इजी हो गया। नेक्स्ट वाला एजम्पशन क्या है, नेक्स्ट वाला एजम्पशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल। ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इस एजम्पशन से क्या मिलेगा मुझे, देखिए इस एजम्पशन से फायदे होंगे हमें बहुत सारे, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, मान सपोज करिए एफ एक्सटर्नल लग रहा है, अब एक्सटर्नल में मैं डेल्टा टी की मल्टीप्लाई करके मुझे डेल्टा पी मिलता है। अगर ये चीज टेंस टू जीरो होगी तो ये भी टेंस टू जीरो होगी, यानी कि सिचुएशन के ड्यूरेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स कोलिजन की आइडियल नेचर को चेंज नहीं कर पाएगा, उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमको हेल्प करेगी, क्लियर। तो यहां पे हम अगर ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो इसकी हेल्प से वी कैन इग्नोर इफेक्ट ऑफ एफ एक्सटर्नल। ड्यू टू दिस वी कैन इग्नोर इफेक्ट्स ऑफ एफ एक्सटर्नल।
ठीक है, तो इन 3 एजम्पशंस को लेने के बाद आप कोलिजन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक, अब कोलिजन से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और आपको फंडे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टू बॉडी कोलाइड, व्हेन टू bodies collide, they apply force on each other normal to the surface, in the direction normal to the surface। यानी कि हम लिख सकते हैं when two bodies collide they apply only normal contact forces, collide they apply only normal contact forces, only normal contact forces on each other through the points of contact, on each other through the points of contact। ठीक है, देखिए इस चीज का मीनिंग क्या है, इस चीज का मीनिंग ये बनता है कि कोई भी दो बॉडी अगर कोलिजन कर रही है, मान लीजिए एक बॉडी तो ये है और दूसरी बॉडी यहां पे ये वाली है, कैसी भी शेप की ले लो ये वाली, मान लीजिए इन दोनों में इस जगह पे कोलिजन हुई है, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, इस बॉडी का एफबीडी बनाऊंगा यहां पे, तो इस बॉडी पे ये जो है ये इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, दिस इज फोर्स ड्यू टू स्क्वायर या ये दिस क्यूब ऑन दिस स्फीयर, दिस इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये अगर देखा जाए तो सेंटर से पास होगा, और अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं इसका, तो इस पे ये जो बॉडी है ये जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चाहे कैसे भी हो, मान लीजिए एक बॉडी ये है और इसके साथ दूसरी बॉडी यहां पे कोलिजन कर रही है, तो इन पे जो फोर्सेस होंगे, इस पे तो फोर्स इस तरफ होगा और इस पे फोर्स इस तरफ होगा सरफेस पे, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पे फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑलवेज। क्लियर, इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।